बताइए आप लोग कैसे है? ठीक ठाक है? स्वास्थ्य कैसा है आप लोगों का? स्वास्थ्य ठीक है? पढ़ने के लिए तैयार है? तो कुछ बताए थे कल क्या बताए थे? रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, ये तो बता दिए थे, आप लोग समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण कुछ कुछ चीजों की जानकारी नहीं देता है, देता है। रासायनिक समीकरण कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी नहीं देता है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं बताए हैं कि नहीं बताए? जैसा कि हम बता देते हैं थोड़ा एक दो लाइन। रासायनिक समीकरण क्या करता है? अभिक्रिया के वेग के बारे में जानकारी देता है। समीकरण जो हम बोर्ड पर लिख देंगे तो कितना स्पीड से उत्पाद बना, इसका जानकारी तो नहीं मिल पाता है। अभिक्रिया के वेग से क्या तात्पर्य है कि अभिक्रिया में जो उत्पाद का जो निर्माण होता है, ये उत्पाद कितना जल्दी समय में बन जाता है, ठीक है। अगर बहुत जल्दी बन जाता है तो कहते हैं इस अभिक्रिया का वेग क्या है, ज्यादा है। लेकिन रासायनिक समीकरण को देखने से इस बात की जानकारी नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, आपको बता दिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ होती है, लेकिन समीकरण को जो लिखते हैं ना, तो उस विस्फोट के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद और क्या बताए थे इसके बारे में? रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है। भौतिक अवस्था से क्या तात्पर्य है कि जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। तो रासायनिक समीकरण को जो आप देखते हैं तो उसमें कौन, जैसे ठोस है या द्रव है या गैस है, इसका पता चलता है? नहीं पता चलता है। लेकिन आप अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि जैसे लोहा आ गया तो लोहा को आप बता सकते हैं ठोस है, ठीक है। लेकिन वही लोहा को अगर पिघला करके डाला गया हो, ये भी अभिक्रिया में तो कुछ भी हो सकता है, पिघला करके भी डाल दिया गया हो। तो इस तरीका से रासायनिक समीकरण जो है ना, अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया किन दशाओं में हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया किन दशाओं में हुआ है? जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक, ठीक है। इनकी जो उपस्थिति में होता है, इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण से हो पाता है? नहीं हो पाता है, ठीक है। उत्प्रेरक के बारे में आपको भी बता दिए हैं ना। उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस बात की क्या होता है जानकारी। और ये भी रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, होता है, या क्या होता है? उष्माशोषी होता है। इस बात की जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। हो पाता है क्या? तो वही बात है। अब देखिए, अब जब जानकारी नहीं हो पाता है तो रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। अभी जिस बात की जानकारी नहीं देता है रासायनिक समीकरण, उस बात को क्या कर सकते हैं? कुछ संकेत के माध्यम से रासायनिक समीकरण में लिख करके रासायनिक समीकरण के उपयोग को क्या कर सकते हैं? और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिए ऊपर में, अभी देखते हैं। लिखिए, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। क्या हो गया? जो है उसका रासायनिक समीकरण के सीमाएं को दूर करने के लिए
ये जो है करने के लिए हाँ ये जो है रासायनिक समीकरण के सीमाओं को दूर करने के लिए मतलब जो है एफिक्स का इक्वल जो है कुछ अब समझा कि नहीं समझा चिन्ह या संकेतों के माध्यम से संकेतों के माध्यम से समीकरण को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। लिखते चलिए आप लोग, हम बताते जाएंगे आपको, जब बताना रहेगा हमको तो आपको बोल देंगे। भौतिक अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी, जिनके बाद भौतिक अवस्था की जानकारी आवश्यक हो जाता है। समीकरण में आवश्यक हो जाता है। भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए ठोस को ये एस के द्वारा, ठीक है, एस से सॉलिड होता है ना, ठोस को एस, द्रव को एल आने वाला है। गैस को जी एवं जलीय विलयन को इस तरीके से एक यू चिन्ह लगाकर समझ रही है ना? लिखा आने वाला लिखा, जोड़ दिया जाता है, देखो ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, उसके बाद इसको क्या किए, गर्म किए तो क्या बन जाता है, बता सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमको भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलता है, मिला है क्या अभी, कौन ठोस है, कौन द्रव है, गैस है, लेकिन इस तरीके से हम, ये क्या है, ठोस है, तो ठोस के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एस का प्रयोग कर देंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या होता है, ठोस होता है, तो इसके लिए क्या, किसका प्रयोग कर देंगे, ये एस का प्रयोग कर देंगे। अभी आप जानबे करते हैं ये क्या है, CO2 गैस है, तो गैस के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, जी का प्रयोग कर देंगे। तब तो भौतिक अवस्था की जानकारी मिल रहा है इस समीकरण से। इस तरीके से अब दूसरा लिखिए, गैस के उत्सर्जन की जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी, आर्टिकल
समीकरण में गैस गैस के उत्सर्जन की जानकारी उत्सर्जन की जानकारी के लिए समीकरण में गैस के उत्सर्जन की जानकारी के लिए प्रतिफल में चिन्ह उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब समीकरण में जैसे ये समीकरण है तो समीकरण में तो आपको पता है कि गैस का उत्सर्जन होता है नहीं होता है, गैस निकलता है ना। जैसे यहाँ पर भी देखिए CO2 गैस निकला है, तो इसके लिए हम देखिए किसका प्रयोग करते हैं। समीकरण में गैस के उत्सर्जन की जानकारी के लिए प्रतिफल में क्या लगा देते हैं, प्रतिफल के गैस का जो उत्सर्जन मतलब निकलेगा तो इधर तो नहीं निकलेगा, उधर नहीं निकलेगा प्रतिफल के तरफ। तो प्रतिफल में देखिए ये हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस के देखिए इस तीर के द्वारा हम दर्शा दिए हैं कि ये गैस है, ठीक है, गैस निकल रहा है यहाँ पर। अब ये गैस क्या होता है, ये क्या होता है, भारी होता है, भारी होता है गैस, क्या होता है गैस, भारी नहीं होता है, हल्का होता है ना। तो इस हल्का होता है तो इस तरीके से चिन्ह ऊपर तरीका से कर देंगे ताकि हल्का ये दर्शा रहा है कि हल्का है ना, ये गैस निकल रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसको और भी कुछ जोड़ करके और कुछ संकेत के माध्यम से हम इसके समीकरण के उपयोग को क्या कर सकते हैं, अधिक उपयोगी बना सकते हैं। अवक्षेप बनने की जानकारी, अवक्षेप बनने की जानकारी। समीकरण में अवक्षेप बनने की जानकारी के लिए समीकरण में अवक्षेप बनने की जानकारी के लिए चिन्ह समीकरण अवक्षेप तो जानबे करते हैं। अवक्षेप कौन सा पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है ना अवक्षेप, ठोस पदार्थ होता है। तो देखिए अभी इसका जैसे AgNO3 लेते हैं, उसके बाद HCl लेते हैं, ठीक है। जब इसको रिएक्शन कराए तो किसका निर्माण हो गया, मतलब AgCl का निर्माण हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, HNO3। देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट को, यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ अभिक्रिया कराए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिल्वर क्लोराइड बन गया ना, सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो है ये अवक्षेप है। तो अवक्षेप आप जानते हैं क्या होता है, अवक्षेप ठोस होता है। ठोस है तो थोड़ा क्या होगा, भारी होगा कि मतलब क्या होगा, भारी होगा। ठोस पदार्थ भारी होता है ना, इसको उल्टा करके तीर दे देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। भारी होता है तो ये नीचे बैठ जाएगा, तीर नीचे का मतलब है नीचे बैठ जाएगा। अवक्षेप जो निकला है ठोस होता है, ठोस क्या हो गया, नीचे बैठ जाता है। वही गैस क्या होता है, भारी नहीं ना होता है। तो ये क्या हो जाता है, हवा में क्या हो जाता है,
उड़ जाता है। तो इस तरीके से उस तीर को ऊपर चिन्ह देते हैं। तो याद रखिएगा, गैस की जानकारी के लिए तीर को ऊपर कर देते हैं, अवक्षेप की जानकारी के लिए क्या कर देते हैं, तीर को नीचा कर देते हैं। क्योंकि अवक्षेप क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ हमेशा क्या होता है, नीचे में क्या होता है, बैठ जाता है, बैठता है ना, तो इसीलिए इसका तीर नीचे दे देते हैं। इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग कर के क्या कर सकते हैं, समीकरण को अधिक उपयोगी आप बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर से मिटाए क्या? अगला नंबर पर हाँ सम भेजे सम उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी। नंबर समीकरण में उष्मा क्षेपी की जानकारी के लिए, उष्मा क्षेपी की जानकारी के लिए, उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा बाहर निकलेगा। उष्मा क्षेपी की जानकारी के लिए प्रतिफलों में प्लस उष्मा एवं उष्मा शोषी, उष्मा शोषी की जानकारी के लिए, उष्मा शोषी की जानकारी के लिए अभिकारकों में इस तरीके से प्लस उष्मा जोड़ दिया जाता है। इसका क्या है, नाम के बाद में नाम रहेगा, समझ गया? इस तरीके से आप एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया बता सकते हैं। बताइए, यही यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, ठीक है। इसको क्या किए, इसको क्या किए बताइए, गरम किए। तो बताइए, गरम किए तो इसका मतलब उष्मा दिए। इसके लिए ऐसे करके आप लिख सकते हैं, जोड़ दीजिएगा उष्मा, इसका मतलब समझ में आ जाएगा। CaCO3 को क्या किया, यहाँ पर उष्मा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उष्मा दिए है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा ना। तो यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, CaO और उसके बाद CO2, ठीक है। CO2 जानबे करते गैस है, तो इस तरीका से दे दीजिए। अब बताइए, उष्मा ये तो हो गया। उष्मा क्षेपी के लिए क्या लीजिएगा, बोलिए। उष्मा क्षेपी के लिए जैसे आपको पता क्या है, पता जैसे H2 ले लेते हैं, और उसके बाद O2 ले लेते हैं, और जब इसको अभिक्रिया कराए तो क्या बन गया, H2O। लेकिन ये बैलेंस नहीं, यहाँ पर वो कितना है, 2 ठो है, तो उधर एक ठो है ना, तो इस तरीके से आप दे दीजिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, तो इधर भी संतुलित कर दीजिए 2 लगा करके। आपको पता है ना, ये हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होता है तो क्या होता है, विस्फोट के साथ होता है, उष्मा निकलता है। तो इसका जानकारी अभी तक तो नहीं हुआ है समीकरण को देखने से। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लस लिख दीजिए उष्मा, इसका मतलब है इसमें जब अभिक्रिया हुआ तो उष्मा निकला। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये उष्मा शोषी के लिए, किसके लिए, उष्मा शोषी के लिए हो जाएगा। अब बताइए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये उष्मा क्षेपी के लिए हो जाएगा, होगा कि नहीं, उष्मा क्षेपी के लिए हो जाएगा।
ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे उष्मा शोषी है। तो इस अभिक्रिया को देखिए, अभिक्रिया करने के लिए गर्म किए तो इसका मतलब उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो देखिए अभिकारक की ओर लगाए हैं, अभिकारक की ओर लगाए हैं ना, प्लस उष्मा लिखे है। लेकिन देखिए यहाँ पर उष्मा छेपी के लिए, तो उष्मा छेपी के लिए उष्मा निकलेगा, अभिक्रिया होगा तब। तो ये प्रतिफल के तरफ उष्मा लिखना पड़ेगा जोर दे करके, समझ में आ गया। उष्मा शोषी के लिए मतलब अभिकारक में जोड़ना पड़ता है उष्मा को, उष्मा छेपी के लिए प्रतिफल में। इस तरीका से आप देख सकते हैं कि अब पता चल जाता है कि अभिक्रिया उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी। इसको घर पर जा करके बढ़िया से देखना है, ठीक है, कि आखिर कैसे कैसे हुआ है। जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक, और जो ये हम समीकरण लिखते हैं, इस समीकरण को याद करने का भी प्रयास कीजिए कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इस सब को भी याद करा कीजिए। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी लास्ट लिखाएंगे ये। इसकी जानकारी के लिए समीकरण में, इसकी जानकारी के लिए समीकरण में इसकी जानकारी के लिए समीकरण में इसकी जानकारी के लिए समीकरण में तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ताप, दाब या उत्प्रेरक को दर्शाया जाता है, दर्शा दिया जाता है। जैसे इधर क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, अभिक्रिया कराए तो तीर का निशान देना पड़ेगा। इधर क्या लिखे, प्रतिफल लिख देते हैं, प्रतिफल। देखिए ध्यान से देखिए, अभिक्रिया कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर पर हो रहा है, या उसमें उत्प्रेरक का कौन काम कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। तीर चिन्ह के ऊपर दे दीजिए। इस तरीके से ताप लिख सकते हैं आप, इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, दाब लिख सकते हैं। नीचे में भी आप लिख सकते हैं, उत्प्रेरक लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब अभिक्रिया में ताप, दाब, उत्प्रेरक को दर्शाना रहता है तो तीर चिन्ह के ऊपर और नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। तीर चिन्ह के क्या लिख देते हैं, ऊपर या नीचे आप लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया किन दशा में हो रहा है, कितना डिग्री टेम्परेचर पे, कितना प्रेशर पे हो रहा है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है, इसको दर्शाने के लिए तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है। बस यहाँ यही हो गया। जैसे रासायनिक समीकरण हमें कुछ चीजों की जानकारी नहीं दे रहा था, तो उसको हम कुछ चिन्ह लगा करके इसको और अधिक उपयोगी क्या किए, बना दिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका ये रासायनिक समीकरण, अब इस रासायनिक क्या करना है, रासायनिक समीकरण के प्रकार को देखना है। लिखिए, लिख लिए होंगे आप, मिटा दे क्या, मिटा देते हैं, मिटाए क्या,
अब लिखिए विभिन्न प्रकार के